Hello commandos, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to start a new chapter in our class 12 physics and the name of the chapter is magnetism and matter. Magnetism and matter. ठीक है, चुंबकत्व तथा चुंबकत्व एवं द्रव्य, ऐसा कुछ हिंदी में इसका नाम होगा। तो भैया देखो, ये जो चैप्टर है इसमें यदि मैं बात करूं तो देखो दो वर्ड्स हैं, मैग्नेटिज्म है और मैटर है। तो मैग्नेटिज्म के बारे में हम जानते भी हैं। मैग्नेटिज्म के बारे में हम क्या जानते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस, द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस टू अट्रैक्ट। देखो मैं पूरी डेफिनेशन लिखने से पहले कुछ चीजें बताता हूं। जैसे आपको देखो इस चैप्टर के अंदर में जो बात करनी है ना, वो बात करनी है मैग्नेट के बारे में। कौन सी वाली मैग्नेट? टू बी स्पेसिफिक हमें बात करनी है बार मैग्नेट के बारे में। बचपन से आप सभी लोग बार मैग्नेट से खेले होंगे, आप नहीं खेले तो पता नहीं, लेकिन आइंस्टाइन सर तो बार मैग्नेट से बहुत खेले थे और उनको उसकी एक प्रॉपर्टी बहुत अट्रैक्ट करती थी। कौन सी? कि भैया देखो, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको यदि यहां से उधर लेके जाना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है या उसको सरकाना है, तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती थी। और वो एक्सटर्नल फोर्स हम या तो हाथ से प्रोवाइड कर देते थे, या स्ट्रिंग उससे बांधी, रस्सी से खींच रहे हैं, या स्प्रिंग की मदद से कर रहे हैं। लेकिन बार मैग्नेट ये उनके लिए एक ऐसा खिलौना था कि जो क्या कर रहा था, लोहे के आयरन के छोटे छोटे पीसेस को, कील वगैरह जो होती है, नेल्स, उनको वो काफी दूरी से ही अट्रैक्ट कर रहा था, मतलब बिना टच किए। मतलब ये एक ऐसा फोर्स था जिसमें कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं थी। तो ये उनके लिए बड़ा ही फैसिनेटिंग था तो भाई था। अब क्या करें, हमारे लिए भी था। हमने भी बचपन में ऐसे बहुत से गेम खेले होंगे, आपने भी खेले होंगे कि नीचे नोटबुक के नीचे चुंबक लगाई और ऊपर में कॉइन को सरका रहे और बोल रहे जादू जादू, है ना? किया कि नहीं किया? नोटबुक पे तो पता नहीं, पर स्लेट पे हम किया करते थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अभी स्लेट समझ में आती है? जो पेंसिल से जिसपे लिखा जाता है, व्हाइट कलर की पेंसिल या चौक से लिखते हैं फिर मिटा देते हैं। बचपन हमारा वैसे ही बीता। आजकल तो क्या है, मेरी बेटी KG 1 में है, उसको भी नोटबुक की उसने कभी स्लेट देखी नहीं, ऐसे मान के चलो। स्कूल में तो सीधा नोटबुक पे लिखना चालू कर दिया। रिसोर्सेस का अलग तरह का यूटिलाइजेशन। हम उसी पे लिखते थे, उसी पे मिटाते थे, फिर लिखते थे, फिर मिटाते थे। पहले हिंदी का पीरियड आया, हिंदी लिखी, फिर मिटाई, फिर मैथ का पीरियड आया, फिर मैथ लिखी, फिर मिटा लिया और खुश हो गए भाई। कोई टेंशन ही नहीं थी जिंदगी में। एक स्लेट, एक पेंसिल मिटाने के लिए। अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन बचपन में शायद हमने भी थूक से ही मिटाया हो, हालांकि पानी से भी मिटाया हो सकता है। अब थोड़ी याद होगा मेरे को मेरा बचपन इतना, लेकिन वो एक अलग जमाना था। तो उस समय वो स्लेट पे अब नीचे से चुंबक घुमाए, ऊपर में कॉइन घूमे और थैया थैया नाचे, तो वो एक अलग चीज है। तो उसी के बारे में हमको बात करनी है, बार मैग्नेट के बारे में। तो भैया अब ये जो बार मैग्नेट है उसका जो एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन is called as magnetism, is called as magnetism। ठीक है, तो भैया ये इसके बारे में हमें बात करनी है, मैग्नेटिज्म। तो भैया चैप्टर की पहली हेडिंग तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट लिखा है मैटर। मैटर मतलब द्रव्य, पदार्थ। मतलब अब इस मैग्नेट से रिलेटेड कुछ पदार्थ होंगे, कुछ सब्सटेंसेस होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज हमें यहां पर देखनी है कि कैसे वो मैग्नेट की तरफ झुकती हैं या कैसे उनका मैग्नेट की प्रॉपर्टी से डेविएशन है। ये हमें इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना है। क्या कोई डिफिकल्ट चैप्टर है? कई लोगों का मानना है कि ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, क्योंकि इसमें कुछ है ना, कंफ्यूजन वाली स्टेट्स आती हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको हकीकत से रूबरू करवा रहा हूं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, मैं अभी कुछ थोड़ी देर में जब प्रॉपर्टी वगैरह लिखूंगा, तभी आपको समझ में आने लगेगा कि भैया, कि हाँ भैया ये कंफ्यूजन है। और एनसीईआरटी की भी लाइन में पढ़ के बताऊंगा
तो भी आपको समझ में आने लगेगा। तो अब हमारा जो मेन टारगेट है वो है बेटा आपका टू स्टडी बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या आप सभी लोगों ने देखी है, छड़ चुंबक या दंड चुंबक, जो भी आप कहना चाहो, छड़ चुंबक या दंड चुंबक, ये कैसी होती है? देखो आपने देखी होगी एक लाल कलर की चुंबक होती है जिसपे क्या लिखा रहता है, ऐसे, ये एक ऐसे चुंबक होती है और इस पर एक ऐसे नॉर्थ और एक ऐसे साउथ लिखा होता है, यदि आपने देखा हो तो। ये है बार मैग्नेट। एक और बात आप गौर कीजिए कि जो नॉर्थ और साउथ लिखा है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ लिखा रहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अब यहां पर देखिए वो फर्क क्या पड़ेगा वो मैं बाद में बताऊंगा। यदि मैं देखूं यहां से लेकर के यहां तक, तो भैया ये जो है ना, ये चुंबक की लेंथ है, इसे कहा जाता है ज्योग्राफिक लेंथ। इसे क्या कहा जाता है? ज्योग्राफिक लेंथ। चुंबक की फिजिकल लेंथ जो होती है, फिजिकली यदि मैं चुंबक को मापूं तो जो लेंथ आती है उसे हम कहते हैं ज्योग्राफिक लेंथ। तो भैया एक एक करके हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो आज बहुत लिखना है आपको, तो लिखना है तो लेक्चर को पॉज करके लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है, मेरे साथ साथ में लिखते चलिए भैया। देखो सामने दिख तो रहा है कि देखो ये लिखा मैंने ज्योग्राफिक लेंथ, जीएल, ज्यामितीय लंबाई आप कह सकते हो। तो भैया जीएल मतलब होती क्या है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ मैग्नेट, एक्चुअल लेंथ मेजर्ड ऑफ बार मैग्नेट। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं ज्योग्राफिक लेंथ कहते हैं। नाउ मैंने आपको बताया इस चुंबक को यदि मैं ध्यान से देखूंगा तो इसमें क्या होगा पता है कि इस चुंबक में नॉर्थ और साउथ जो है ना वो किनारों से थोड़ा सा अंदर होते हैं। नॉर्थ और साउथ जो लिखा रहता है किनारों से थोड़ा सा अंदर लिखा रहता है। तो भैया देखो ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये वाली जो लंबाई है इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या कहते हैं? एमएल, मैग्नेटिक लेंथ, चुंबकीय लंबाई। ध्यान रखना दूसरा पॉइंट आपके पास में क्या आ रहा है? मैग्नेटिक लेंथ। मैं इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? एमएल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, आप चाहो तो एल लगा के नीचे सुपर सबस्क्रिप्ट में एम और जी लगा सकते हैं, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भैया मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है? तो मैग्नेटिक लेंथ होती है भैया जी आपकी द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, किसी भी बार मैग्नेट के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, दो एक्सिस यहां पर बनाते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। देखो भैया एक मैंने यहां पर इसको बनाया, इसे सिर्फ एक्सिस भी कह देते हैं, ज्योग्राफिक एक्सिस या ओनली एक्सिस, ऐसा भी ये वर्ड है। देखो क्या है एक्सिस, क्या मैंने लिखा है? एक्सिस। ये एक्सिस का मतलब क्या है? देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि यहां पर ये एक इमेजिनरी लाइन है जो बस हम अपनी सहूलियत के लिए बनाते हैं, जो क्या करती है बार मैग्नेट को दो बराबर हिस्सों में बांटती है लेकिन नॉर्थ और साउथ को जोड़ती है। नॉर्थ और साउथ को जोड़ने वाली किसी भी बार मैग्नेट के अंदर में वो इमेजिनरी लाइन जो बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ते हुए मैग्नेट को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, मैग्नेट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। क्योंकि इस पे सवाल बनते इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कहां से कैसे डिवीजन हो रहा है। तो भैया तीसरा जो टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है, क्योंकि देखो जब चैप्टर में आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको यह परेशानी नहीं होनी चाहिए कि यार इसका मीनिंग क्या है। तो ये है एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन
imaginary line joining north pole and south pole, north pole and south pole of bar magnet which divides देखो which divides bar magnet into टू पार्ट्स। देखो कई लोग कह रहे होंगे सर आपने बहुत जल्दी थियरी स्टार्ट कर दी, मैग्नेट के बारे में और भी बहुत चीजें, ये बार बार आप नॉर्थ पोल साउथ पोल कह रहे हो, उसके बारे में आपने बतलाया नहीं है, लेकिन आपने स्टार्ट कर दिया। हमें कैसे पता लगेगा कि मैग्नेट में दो ही पोल होते हैं, चार क्यों नहीं हो रहे, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा? तो भैया देखो अभी आपको पीएचडी नहीं करनी है, लेकिन कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको जरूर दे सकता हूं। देखो क्या है, आप दो बार मैग्नेट लीजिए, सिंपल। अब मान लो उस पे नॉर्थ और साउथ नहीं भी लिखा है, तो ऐसे आपने एक बार मैग्नेट को रख लिया, ठीक है, आपने ऐसे एक बार मैग्नेट को रख लिया। अब इस बार मैग्नेट को किसी दूसरी बार मैग्नेट के पास में यहां पर लेके गए, जैसे मान लो ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये आप लेके गए, ये रखी हुई है। अब आप दूसरी बार मैग्नेट, ये मान ली मैंने जो मेरे हाथ में है, मान चलो इसको लेके गए तो ये अट्रैक्ट हो गई, मान लो क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई, या तो अट्रैक्शन होगा। ओके, हमने इसको खींच के डबल साइड में रखा, अब मैंने इसको घुमा दिया और जब मैं इसको यहां पर लेके जाऊंगा तो अब ये क्या होगी, अट्रैक्ट नहीं होगी, रिपेल करेगी, दूर भागेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि भैया मैग्नेट में दो ही पोल होते हैं, हर बार ऐसा ही होगा। ज्योमेट्रिकली यदि देखा जाए, मतलब ये जो है दो ही पोल होते हैं। अब एक को नॉर्थ और एक को साउथ क्यों नाम दिया गया है, इसकी चर्चा आगे होगी, पर मैंने उस मैग्नेट के बारे में बात करी है जो आपको मार्केट में मिलती है लाल कलर की, जिसपे एन और एस लिखा होता है। एन का मतलब नॉर्थ पोल है और एस का मतलब साउथ पोल है। एक्चुअली नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मतलब होता है नॉर्थ सीकिंग पोल एंड साउथ सीकिंग पोल, मतलब जो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ आए उसे मैग्नेट का नॉर्थ कहते हैं भाई, और जो धरती के साउथ की तरफ आए उसे मैग्नेट का साउथ पोल कहते हैं। सर समझ में नहीं आया, रुक जाओ थोड़ी देर, अभी कुछ पहले इन टर्मिनोलॉजीज को फिनिश करते हैं। ज्योग्राफिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, एक्सिस, ठीक है। एक और चीज आती है जो कहलाती है इक्वेटर, ये इक्वेटर क्या कहते हैं, इक्वेटर। अरे बाप रे सर, कितनी कितनी टर्मिनोलॉजी है। तो भैया इक्वेटर क्या होता है, देखो इक्वेटर भी आपका बार मैग्नेट को दो बराबर भागों में बांटता है। इक्वेटर जो है ये भी बार मैग्नेट को दो बराबर भागों में बांटता है, लेकिन ये जो है एक्सिस का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझ में आता है, परपेंडिकुलर लंबवत, लंब समद्विभाजक, मतलब मैग्नेट को दो बराबर पार्ट्स में तो बांट रहा है, लेकिन एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। सो इक्वेटर क्या है भैया, इक्वेटर भी एक ऐसी ही एन इमेजिनरी लाइन which is perpendicular bisector of axis and divides magnet into two equal parts। इक्वेटर क्या है, इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक्सिस की क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और इस चुंबक को दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज डेवलप हो रही है, वो क्या हो रही है कि जहां पर इक्वेटर और एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द मैग्नेट। क्या कहते हैं बेटा, सेंटर। अब देखो सेंटर
मतलब यार केंद्र बिंदु, कुल मिला के बात ये है, सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु, ये क्या चीज है? ये है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड इक्वेटर। एक्सिस और इक्वेटर का प्रतिच्छेद बिंदु जो है, जहां पर उन्होंने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, इंटरसेक्ट किया है, उसे हम कहते हैं सेंटर। और इसे बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली ओ से। जनरली किससे? ओ से बेटा हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। नाउ अब एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज यहां पर चलने वाली है, वो है कि देखो आपने एक बात देखा, ज्योग्राफिक लेंथ बड़ी है, मैग्नेटिक लेंथ छोटी है। ज्योग्राफिक लेंथ मतलब मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ, और मैग्नेटिक लेंथ क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की दूरी। अब सवाल ये उठता है कि भैया हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कितने अंदर होंगे, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है एक रिलेशन। क्या ध्यान रखना है? रिलेशन बिटवीन ज्योग्राफिक लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। और भैया ये रिलेशन आता है कि जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो ज्योग्राफिक लेंथ की 5/6 गुणा होती है, 5/6 गुणा होती है। 5/6 टाइम्स मैग्नेटिक लेंथ जो है वो ज्योग्राफिक लेंथ की 5/6 टाइम्स होती है। ये हमें यहां पर ध्यान रखना है बार मैग्नेट के केस में। किसके केस में बेटा? बार मैग्नेट के केस में। ये पॉइंट हमें याद रखना है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो ये तो बार मैग्नेट के बारे में कुछ थियोरेटिकल बातें हो गई। अब क्या होता है ना, अब बार मैग्नेट की लेंथ वगैरह से लेकर के कुछ चीजें हम लोगों को यहां पर डिफाइन करनी होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैं यहां पर एक चीज टर्मिनोलॉजी आपको बताना चाहूंगा जो कहलाती है पोल स्ट्रेंथ। जो क्या कहलाती है? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ इज समथिंग लाइक अ चार्ज ऑफ द मैग्नेट। बट लेकिन किंतु परंतु हम जानते हैं, देखो बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज है, काम करते हैं सीधा प्रॉपर्टीज को ही मैं पहले डिस्कस कराता हूं ताकि चीजें प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, ये तो मैंने सारी प्रॉपर्टीज ही तो कराई हैं, और क्या है? सॉरी, ये टर्मिनोलॉजीज कराई हैं, है ना? बार मैग्नेट की टर्मिनोलॉजीज करवाई हैं, प्रॉपर्टीज नहीं करवाई हैं। तो पहले प्रॉपर्टी लिखवाऊं या फिर चलो प्रॉपर्टीज ही लिखते हैं, बात करते हैं सीधा प्रॉपर्टीज में बात करते हैं, क्योंकि देखो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, क्षण चुंबक के कुछ गुण जो क्षण चुंबक यहां पर दर्शाती है, उनके बारे में हमें बात करना है। देखो मेरे पास एक आसान तरीका था, पता है क्या? मैं पीपीटी लेके आता मैं पीपीटी लेके आता, पीपीटी पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए रहते और उन सारे पॉइंट्स को मैं क्या करते चलता, आपको यहां पर एक्सप्लेन करते हुए चला जाता, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्या है, उससे आपकी लिखने की हैबिट नहीं आएगी, इसलिए जरूरी है कि हम चीजों को लिखें, समझें और ये करें। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है ना, बार मैग्नेट की जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो भैया सबसे पहला है कि जब आप किसी बार मैग्नेट को, व्हेन बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, यदि किसी बार चुंबक को, दंड चुंबक को मुक्त रूप से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, इट स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब कभी भी किसी चुंबक को ऐसे लटकाओगे फ्रीली, ऐसे चुंबक को धागा बांधा और ऐसे लटका दिया, तो वो कभी भी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाके नहीं रुकेगी। जब ये स्टेबल हो जाएगी तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगी। एक नॉर्थ डायरेक्शन होगी, एक साउथ डायरेक्शन होगी, लेकिन कौन सी नॉर्थ होगी कौन सी साउथ होगी वो बस हमें यहां पर समझना है। द पोल ऑफ द मैग्नेट,
द पोल ऑफ द मैग्नेट which is towards geographic north. geographic north का मतलब है धरती का नॉर्थ. geographic north of earth is called as north pole. यस. तो बार मैग्नेट का वो सिरा जो धरती के नॉर्थ की तरफ है, धरती के नॉर्थ की तरफ है, उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल. उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल. एंड वन विच इज टुवर्ड साउथ, जो साउथ की तरफ है, विच इज टुवर्ड साउथ इज कॉल्ड एज, बोलो उसे क्या नाम देंगे फिर? साउथ पोल. हम उसे नाम देंगे, उसे हम क्या नाम देंगे बेटा? साउथ पोल. बेटा जो धरती का, देखो बार मैग्नेट को मुक्त रूप से लटकाने पर ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है. अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी. अब मान लो यदि मुझे धरती पर पता है कि नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है, यदि ये चीज मुझे पता है तो भैया सिंपल सी बात है, जो सिरा नॉर्थ की तरफ होगा, धरती के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होगा, उसे मैग्नेट, वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहलाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? साउथ पोल कहलाएगा. यस और नो? और कुछ प्रॉपर्टी देखो, एकदम बेसिक सी प्रॉपर्टी है. वह जब आप क्या करोगे, किसी बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल ऑफ वन बार मैग्नेट इज टेकन क्लोजर टू नॉर्थ पोल ऑफ another bar magnet, they experience repulsive force. तो भैया यहां पर प्रतिकर्षण होता है. नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होगा? प्रतिकर्षण. सेम साउथ और साउथ में भी होगा. मतलब किसी एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरी बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास में लेके जाएंगे तो उनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण. क्या साउथ के लिए भी होगा? तो हां भैया, सिमिलर फॉर साउथ पोल. मतलब सेम साउथ पोल के लिए भी ऐसे होगा. एक बार मैग्नेट के साउथ पोल को दूसरे बार मैग्नेट के साउथ पोल के पास में लेके जाएंगे तो भैया वहां पर भी रिपल्सिव फोर्स ही आएगा. लेकिन किंतु परंतु भैया जी, when north pole of one bar magnet is taken closer to south pole of another bar magnet, तो क्या होगा भैया? दे गेट अट्रैक्टेड. तो वो क्या होंगे? एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे. एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे. नॉर्थ के पास में नॉर्थ को लेके गए तो क्या हुआ? प्रतिकर्षण. एक दूसरे को रिपेल किया. साउथ के पास में साउथ को लेके गए, उन्होंने क्या किया? एक दूसरे को रिपेल किया. लेकिन नॉर्थ के पास में यदि साउथ को लेकर जाओगे या साउथ के पास में नॉर्थ को लेकर के जाओगे तो क्या होगा? आकर्षण होगा. इसका इन दोनों पॉइंट से हम प्रॉपर्टीज निकालते हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर while opposite poles attract each other. ये कुछ वैसा ही है जैसा तुम्हारी उम्र में तुम लोगों के साथ में हो रहा है. विपरीत अपोजिट जेंडर की तरफ जो अट्रैक्शन हो रहा है, ये हार्मोनल चेंजेस के कारण जो तुम्हारी एडोलेंस की जो एज है, जो मतलब आपसे गलतियां करवाती है, ये वो उम्र है जहां पे यदि कोई गलती करने से बच गया
तो वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाता है। अन्यथा क्या होता है ना, देखो ये एक तरह का सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है, ये और कुछ भी नहीं है, बस जानने की उत्सुकता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर फीलिंग्स, एंड यू माइट बी सरप्राइज कि देखो यदि आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसका नाम नीट है उसे एक बार क्लियर कर लेते हो और उसके बाद जब आप मेडिकल कॉलेज के अंदर में पहुंच जाओगे, तब आपका इस शरीर के प्रति जो आकर्षण है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। तब आपके लिए ये बॉडी मात्र एक शरीर होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, उससे ज्यादा इस काया, इस शरीर की कोई वैल्यूएशन आपके लिए नहीं होगी। ये हकीकत है। पर क्या होता है ना, ये इट इज समथिंग लाइक, क्या बोलते हैं उसको, एक टर्मिनोलॉजी में नहीं याद कर पा रहा हूं अभी, बट क्या होता है जब हम जिस चीज के बारे में जानते नहीं है ना, उस चीज के बारे में जानने की उत्सुकता हमारे मन में रहती है और इसी के कारण ऐसा होता है। सो भैया जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये स्वाभाविक है। एक लड़का है उसको लड़की के प्रति आकर्षण होना और एक लड़की है उसको लड़के के प्रति आकर्षित होना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये प्रकृति का नियम है, ऐसा ही होता है। इन जनरली एक्सेप्शनल केमिस्ट्री में बहुत मिलते हैं तो दुनिया में भी मिल ही जाएंगे, क्योंकि एट द एंड हमारी भी बॉडी बनी काई से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये जो सारे एलिमेंट्स उन्हीं से मिलके बनी है। तो एक्सेप्शन होना लाजमी है, कहीं पे भी कुछ भी एक्सेप्शन हो जाते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन किंतु परंतु बेटा ध्यान रखें, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के बाद में आपके लिए शरीर मात्र और मात्र एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी बन के रह जाएगी। तो अभी बहुत जल्दबाजी करने की कतई आवश्यकता नहीं है। और एक बार क्या होता है ना, जैसे आपके दिल में ख्वाहिश होती है किसी चीज को पाना, और एक बार वो चीज मिल जाती है, उसके बाद आपका मोह उसके प्रति बहुत ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि अब आपको लगता है कि हाँ भाई अब तो हमने इसको हासिल कर लिया है, अब इसमें क्या रखा है। और जब वो चीज जाती है तब ज्यादा दुख होता है। मतलब वैल्यूएशन की भी ऐसी है, जब कोई चीज हमारे पास में होती है तो वो ऐसी पड़ी रहती है, हमने उसका यूज किया है नहीं किया वो पता नहीं, लेकिन जैसी वो चीज हमसे खोती है तब हमें उसकी अहमियत समझ में आती है। ऐसे ही संबंधों में भी होता है। किसी से आपकी दोस्ती हुई, जब तक वो आपका दोस्त है, दोस्ती है, तब तक आपको उसकी अहमियत शायद ना समझ में आए, लेकिन किंतु परंतु जैसे ही ये दोस्ती टूटती है, जैसे ही वो आपका दोस्त आपसे बिछड़ता है, तब आपको उसकी वो अहमियत समझ में आती है कि उसका क्या इंपॉर्टेंस था आपके जीवन में। तो अभी ये बचकानी हरकतें करने से बचो, थोड़े से एडल्ट हो जाओ, बड़े हो जाओ, तब अपना जीवन साथी चुनना। अभी आपकी उम्र नहीं है जीवन साथी चुनने की। जीवन साथी चुनने के लिए बाद में जीवनसाथी.com बनाया हुआ है ना, शायद ऐसा साइट है। एड सुना सुना सा लग रहा है। अच्छा पैसे नहीं दिए उन्होंने मेरे को इस बात के, नहीं तो कई लोग बोलेंगे अच्छा इसलिए बोल रहे हो। ओके चलो ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी ये चैप्टर चलता है, ये पॉइंट आता है, तो ये डिस्कशन होना लाजमी, और सब लोग यही डिस्कशन करते हैं। कोई नया डिस्कशन कोई नहीं लेके आता। अब कोई पुरानी बॉलीवुड की मूवी तो चल नहीं रही है कि जहां पे हीरो और हीरोइन है और वो एक अचानक से वो स्क्रीन से गायब होते हैं और दो फूल आ जाते हैं। चलो, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर व्हाइल अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा एक बात समझो, when a bar magnet is broken into pieces, when a bar magnet is broken into pieces, then every piece will have its own नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यस और नो। ध्यान समझना भैया, जब किसी बार मैग्नेट को टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो हर टुकड़ा जो है, हर टुकड़े का अपना एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। इसका मतलब यह है कि चुंबक को तोड़ने से आप नॉर्थ और साउथ पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। मतलब वी कैन नॉट आइसोलेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल
हम चुंबक को तोड़ तोड़ के उसका नॉर्थ पोल अलग कर दें और साउथ पोल अलग कर दें, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। यस और नो? एंड अच्छा, एक बात और सुनो, तोड़ने के लिए आप क्या करोगे? पीटा पाटी करोगे, कूटोगे मैग्नेट को। तो भैया जितना मैग्नेट को कूटोगे उसका मैग्नेटिज्म जो है वो कम होता जाता है। हैमरिंग द मैग्नेट, हैमरिंग द मैग्नेट, हैमरिंग द मैग्नेट वीकन्स मैग्नेटिज्म। चुंबक को कूटा काटी करने पर उसका मैग्नेटिज्म क्या होता है? कम होता है। सेम हीटिंग, यदि आपने मैग्नेट को गर्म करोगे तब भी उसका चुंबकत्व क्या होगा? कम होने लगता है। यस और नो? एक पॉइंट मेरे को ऐसा लग रहा है मैं भूल गया हूं अर्थ के बारे में, हालांकि अर्थ के बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे। तो क्या है, अर्थ जो है ना वो एक बड़े से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जहां पर इसका जो फील्ड है वो ज्योग्राफिक साउथ से निकलता है और ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक रह गया। अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट whose magnetic field starts from geographic south to geographic north। याद रह जाएगा क्या इतना सारा? देखो ये है कुछ प्रॉपर्टी जो मैं आपको यहां पर लिखवाना चाहता था और वो मैंने यहां पर आपको लिखवाने की कोशिश भी करी है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के आना। यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के आए होंगे तो भैया आपको अब परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले रिकॉल करवा रहा हूं बस मैं, और कुछ नहीं। देखो हम बात कर रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग के बारे में। कहानी यह है कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ते हो चार्जेस। चार्जेस आपके पास में होते हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दो ही चार्जेस होते हैं। सर न्यूट्रल, भाई न्यूट्रल भी होता है, अब चार्ज थोड़ी है, उसको प्लस क्यू और माइनस क्यू दो ही हम मानते हैं। अच्छा, इसको यदि मैं मेजर करना है तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, और ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लस क्यू और माइनस क्यू से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, वैसे ही यहां पर हम उससे मिलती जुलती चीजों को समझने के खातिर, मैं पहले से ही बोल रहा हूं बेटा, समझने के खातिर मैग्नेटिज्म में हम क्या करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी लेके आते हैं जिसका नाम है पोल स्ट्रेंथ। अब ये आपको कुछ किताबों में मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ क्या है? पोल स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा कुछ नहीं, मतलब एक तरह से ये कहिए इंडिविजुअल पोल का जो है वो उसकी क्षमता है, या उसकी क्या है? ताकत है। किसका? मैग्नेटिज्म की ताकत है। तो पोल स्ट्रेंथ करके एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है जो क्या कहलाती है? द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म या स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। ये कन्वेंशनल डेफिनेशन है बस, जिसकी यूनिट यहां पर जो आती है वो आती है एम्पियर मीटर, और अगेन ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी ही है। अच्छा, इसका जो प्रयोग किया जा रहा है, वाई आई एम यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज, क्यों मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिकॉल करवा रहा हूं, तो भैया देखो ऐसा है, हम इसके लिए कर रहे हैं कि जैसे यहां पर प्लस क्यू है और माइनस क्यू है,
वैसे ही हमारे पास में यहां पर क्या होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल जिसे मैंने एन से इंडिकेट किया है, और एक होता है हमारे पास में साउथ पोल जिसे मैं साउथ से इंडिकेट करता हूं। वैसे यहां पर कैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू है, बिल्कुल उसी तर्ज पर हम इसे लाने के लिए नॉर्थ पोल को प्लस एम और साउथ पोल को माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं कन्वेंशनली, बट ये पूरी तरह से सत्य नहीं है और पूरी तरह से असत्य भी नहीं है। मतलब ना इसमें आंशिक सत्यता है, पूर्णतया सत्य नहीं है, क्योंकि आगे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि भैया इसे आइसोलेट तो कर ही नहीं सकते, नॉर्थ पोल को अलग नहीं निकाल सकते, साउथ पोल को अलग नहीं निकाल सकते, ऐसा एनसीईआरटी कहती है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। प्लस एम और माइनस एम, जो यहां पर एम है ये आपकी कुछ नहीं बेटा पोल स्ट्रेंथ ही है, पोल स्ट्रेंथ को ही हमने यहां पर प्लस एम और माइनस एम ले लिया है ताकि हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या ला सके, सिमिलैरिटी ला सके, सिमिलैरिटी ला सके। तो भैया देखो इसमें एक साइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक चलेगी और एक साइड में हम मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो भैया एक टर्मिनोलॉजी जो आती है वो आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या आती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलो बताना बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज को जब मैं 12 डिस्टेंस पर रख देता हूं तो ये क्या बनाते हैं? डाइपोल बनाते हैं। इसे मैं लिखता हूं P वेक्टर बराबर Q इंटू 12, और इसकी जो डायरेक्शन होती है भैया कहां से क्या होती है? फ्रॉम माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू तक। इसकी जो यूनिट आती है कूलाम मीटर आती है या नहीं आती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बिल्कुल सिमिलर वे में हम यहां पर लेके आते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या लेके आते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो यहां पर माइनस क्यू और प्लस क्यू था, तो भैया देखो यहां पर हमारे पास में तो सीधी सी क्या थी? चुंबक थी। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो मतलब मैं यहां पर साउथ को मान लू माइनस एम, इसे मान लू प्लस एम, यस और नो, और इनके बीच की दूरी 12, इनके बीच की दूरी 12। तो भैया मैं इसे डिफाइन करूंगा एम वेक्टर। याद आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट बड़ा एम वेक्टर। अब एनसीईआरटी से मेरे सिंबल मैच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पे उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से सिंबल बनाए हैं और हमें सिंप्लिसिटी रखनी है ताकि कंफ्यूजन हमारी जिंदगी में कभी ना हो। तो भैया एम वेक्टर बराबर आएगा M12। फिर सवाल आएगा वही डायरेक्शन का, तो यहां पे जो डायरेक्शन होगी वो आएगी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। जैसे माइनस क्यू टू प्लस क्यू है वैसे ही रहेगा। और यूनिट क्या आ रही है? जैसे वहां पे कूलम मीटर आ रही है वैसे यहां पर एम्पियर मीटर आ रही है। बिल्कुल सिमिलैरिटी चलने वाली है। अच्छा दूसरा, यहां पर माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ क्या आएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, ठीक है। यहां पर होगा आपका सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ध्यान रखना यहां फोर्स लाइंस नहीं होंगी, इन्हें मैग्नेटिक फोर्स लाइंस नहीं कहेंगे। कहानी ये होगी ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी? यहां से ऐसे आएगी, प्लस क्यू से ओरिजिनेट होंगी, माइनस क्यू की तरफ जाएंगी। ये एरो बनाने में दिक्कत हो रही है, काम करो इसका टैपा, इधर लिख देता हूं प्लस क्यू, इधर लिख देता हूं माइनस क्यू। अब सही लग रहा है मेरे को। क्या मेरा हाथ ऐसे चलता है ना, ये खेलो ये ऐसे, यस और नो। अब यहां पर यदि आप देखोगे ये आपने बनाया बार मैग्नेट, है ना। यहां थोड़ी सी कहानी अलग है बेटा।
देखो क्या हो रहा है, ये ऐसे आएंगी, ये ऐसे आएंगी। मतलब देखो यहां पर क्या हो रहा है पता है, यहां पर क्लोज लूप नहीं बन रहा है, यहां पर नो क्लोज लूप बराबर ओरिजिनेट एट प्लस क्यू पे क्या होती हैं, ओरिजिनेट, और टर्मिनेट कहां होती हैं, टर्मिनेट एट माइनस क्यू। सही बात है, लेकिन यहां पर क्या होता है ना, बार मैग्नेट के अंदर जब मैं बात करता हूं तो भैया ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और बार मैग्नेट के जब मैं बाहर आ जाता हूं तो भैया ये होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और खास बात ये है कि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती है। फिर जैसे आप किसी बार मैग्नेट जैसे आपके पास में यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, देखो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काफी हिस्सा यहां पर रिवाइज हो रहा है। यदि आपने यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा है तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और यदि माइनस क्यू रखा है तो भैया इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। और आप कहते हो कि एफ ई वेक्टर बराबर आता है क्यू ई वेक्टर, क्यू को साथ साइन के साथ में लिखना है। बिल्कुल उसी तरह यहां पर आपके पास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया इस पर यदि आपने प्लस एम है तो भैया इस पर फोर्स लगेगा इधर में ये एफ एम वेक्टर, और यदि माइनस एम है तो भैया इस पर फोर्स इधर लगेगा एफ एम वेक्टर। मतलब कहानी तो वही रहने वाली है, क्या मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो एम बी वेक्टर आएगा, और इसको नॉर्थ और साउथ से भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जैसे चल रहा है, इसलिए मैं इन चीजों को यहां पर बतला रहा हूं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया आपके पास में यदि प्लस क्यू चार्ज है तो यहां से आर दूरी पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कहेंगे अवे फ्रॉम प्लस क्यू और टुवर्ड्स माइनस क्यू। यदि माइनस क्यू चार्ज है तो उससे दूर, प्लस क्यू चार्ज है तो उससे दूर, और माइनस क्यू है तो उसकी तरफ रहेगा। वैसे ही यहां आएगा मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सेम लेवल पे। आप देखो मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं, सब कुछ आपको आता है। ये यदि प्लस एम वाला है और यहां से आर दूरी पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की यदि बात करता हूं तो भैया मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कांस्टेंट है 1/4πε0, मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट कौन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। फिर क्यू है तो यहां आएगा एम और ये आएगा अपॉन आर स्क्वायर। अगेन अवे फ्रॉम प्लस एम, या मैं कह सकता हूं नॉर्थ पोल से दूर, और टुवर्ड्स माइनस एम या साउथ पोल की तरफ। यस और नो, यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, भैया बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मुझे बताओ क्या सब कुछ रिवीजन है। मान लो यहां पर Q1 चार्ज है, यहां पर Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच की दूरी R है, तो इसके बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर। और क्या जानते हो उसके बारे में, सिमिलर चार्ज होंगे, सिमिलर चार्ज का मतलब साइन सेम होगा तो यहां पर क्या होगा, रिपल्शन होगा, और अपोजिट चार्ज होंगे तो यहां पर क्या होगा बेटा जी,
अट्रैक्शन होगा, यस और नो? अरे होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सिमिलर वे में यहां पर मैग्नेटिक फोर्स का भी कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है कि भैया देखो यहां पर एक पोल M1 पोल है और यहां पर M2 पोल है, पर सर हम उसे तो अलग नहीं कर सकते ना। भैया मत करो यार, पर इधर एक बार मैग्नेट रखिए, इधर एक बार मैग्नेट रखिए, तो इसका तो पोल आ जाएगा ना यहां पे। बस दूरों के बीच की दूरी है r, तो इनके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। अगेन कहानी वही कि भैया सिमिलर में अट्रैक्शन, सॉरी सिमिलर में रिपल्शन और अपोजिट में क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत होगी क्या? क्या कोई परेशानी होगी? नहीं होनी चाहिए। हम आगे बढ़ने से पहले एक बार बेसिक चीजों को यदि रिकॉल करना चाहें तो रिकॉलिंग कुछ इस प्रकार से की जा सकती है कि भैया हमारे पास में एक बार मैग्नेट होती है, उस बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। इस बार मैग्नेट की जो एक्चुअल फिजिकल लेंथ होती है उसे ज्योग्राफिक लेंथ बोला जाता है, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़े से अंदर होते हैं और इनके बीच की दूरी को मैग्नेटिक लेंथ बोला जाता है, जिनके बीच का रिलेशन क्या है? मैग्नेटिक लेंथ जो है वो 5/6 टाइम्स होती है किसके? ज्योग्राफिक लेंथ के। ये बात जानते हैं। फिर कुछ हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं। जब भी आप किसी बार मैग्नेट को फ्रीली लटकाओगे तो वो हमेशा क्या करेगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगी। बार मैग्नेट को तोड़ने पर आपको अगेन फिर से वही बार मैग्नेट मिलेगी, मतलब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बार मैग्नेट से आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। हर छोटे टुकड़े में नॉर्थ पोल और साउथ पोल वापस से बन जाता है। अपनी जो अर्थ है वो भी एक बड़े मैग्नेट की तरह बिहेवियर दिखलाती है, जिसमें इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ आती है। यस, फिर सिमिलर पोल्स आपस में रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देन हीटिंग के कारण मैग्नेटिज्म वीक होता है। हैमरिंग, बार ऐसे हथौड़ा मारोगे, बार बार उसे पीटोगे, उससे भी उसका मैग्नेटिज्म क्या होता है? कम होने जाता है। फिर हमने डिस्कस किया एनालॉग्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में सिमिलैरिटीज क्या हैं। तो जैसे किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज के बारे में बात करते हैं, तो वैसी एक टर्मिनोलॉजी हमने उससे सिमिलैरिटी बनाने के लिए यहां पर डेवलप किया और उसको नाम दिया पोल स्ट्रेंथ। क्या नाम दिया? पोल स्ट्रेंथ। यस, मैं जानता हूं आप में से कई लोग कहेंगे कि भैया ये तो ऐसा होता नहीं है। फिर एनसीईआरटी भी यही बात कहती है और एनसीईआरटी फिर इस डेरिवेशन को खा जाती है। एनसीईआरटी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट को क्या करती है? खा जाती है। लेकिन हम इसे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ठीक है, अब इसमें जो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं वो इसमें दो पोजीशन आती हैं। एक तो आती है एक्सियल पोजीशन और एक आती है इक्वेटोरियल पोजीशन, और इसके अलावा जो थर्ड डेरिवेशन है वो है आपका जनरल पॉइंट का। लेकिन जनरल पॉइंट के डेरिवेशन को करवाने के बजाय मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखाऊंगा, बिकॉज दिस रिजल्ट विल बी द सिमिलर एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बिल्कुल उसी के जैसा यहां पर होने वाला है। तो भैया देखो हमने क्या किया, हमने ले ली एक बार मैग्नेट। हमने क्या ले ली? एक बार मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये है इसका सेंटर O। ठीक है, ठीक है सर जी। अब ये जो सेंटर वाली पोजीशन है वहां से ये वाली दूरी है L और ये वाली दूरी भी है L। आप चाहें तो कैपिटल L ले सकते हैं और चाहें तो बड़ा L भी ले सकते हैं। कैपिटल L और बड़ा L एक ही हो गया, स्मॉल L भी ले सकते हैं। हमें यहां से इस सेंटर से R दूरी पर, सेंटर से R दूरी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें यहां पर
कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, ये पॉइंट है आपका P। तो यहां पर देखिए आपके पास में ये वाली जो दूरी बचेगी कौन कौन सी, देखो आपके पास में एक्चुअल में OP जो दूरी है वो कितनी है, R है, और NS कितनी है, ये 12 है। तो भैया यहां पर आपके पास में जो NP बचेगी, N से लेकर के P, तो ये पूरी R है, इसमें से L कम हो गया तो ये आएगा R माइनस L, और जो SP ये वाली जो दूरी है ये बनेगी R प्लस L। तो यहां तक की R और ये वाली L, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, तो एक बात बताओ, यदि इस पॉइंट P पर मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहूं तो वो कितना लिखूंगा? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, तो मैं इसे मान लेता हूं, या तो B1 ले लो या BN ले लो, तो मैंने ले लिया मान लो BN। तो भैया BN कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर M अपॉन R स्क्वायर। अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, तो भैया इसकी डायरेक्शन हमें लिखना जरूरी है। तो भैया इस पॉइंट पर नॉर्थ पोल के कारण कैसे होगा, बिल्कुल ऐसे समझिए, देखो यहां पर प्लस Q है, यहां पर माइनस Q है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हम E1 ले लेता हूं, है ना, इसके कारण प्लस Q के कारण E1 आएगा, तो मैं इसको BN की जगह B1 कर लेता हूं, ठीक है। तो क्या है ना, सिमिलैरिटी दिखाने में आसानी होगी। तो देखो यहां पर जो B1 आएगा नॉर्थ पोल के कारण, क्या वो अवे आएगा, ऐसे ही आएगा, देखो बिल्कुल सिमिलैरिटी चल रही है। हां सर जी। नाउ यदि मैं आपसे बोलूं मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैंने यहां पे डायरेक्शन तो लगाई नहीं, ये आएगी इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल। अब जाहिर सी बात है, यदि मैंने उसे B1 माना है तो मैं इसे B2 मान लेता हूं, तो ये आएगा कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन इधर आएगी, क्या बताओ सर कैसे पता लगा, इधर आके देखो भैया, ये माइनस Q के कारण मैं मान लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका E2, तो क्या E2 इधर आएगा? देखो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन चल रहा है और कुछ भी नहीं है। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में यदि आपने डेरिवेशन किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, तो वही सेम चल रहा है, बस अब यहां पर B1 B2 आ रहे हैं, वहां E1 E2 थे। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड के कारण किधर आएगा, B2, क्योंकि M जो है वो प्लस Q जैसा प्लस M हो रहा है, और साउथ पोल जो है वो माइनस Q की तरह माइनस M बन रहा है, क्या ऐसे ही आएगा? बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, मैं यदि आपसे बोलूं नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, बताना जरा कितना आएगा? तो आप लिखोगे B वेक्टर बराबर, ये आएगा B1 वेक्टर प्लस का B2 वेक्टर। क्या मैं इसे वेक्टोरियली ही ऐड करूंगा? यस। ओवरऑल देखोगे तो यदि मैं इसके डायरेक्शन को यूज कर लूंगा तो क्या ये मेरे पास में B1 माइनस B2 हो जाएगा? क्यों? ये देखो ये इधर है, ये इधर है। अच्छा तो मतलब B2 को मैं माइनस लगा के इधर मैं लिख सकता हूं, यस और नो? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? अरे लिख सकता हूं ना, बिल्कुल। सो भैया इट इंप्लाइज B बराबर, B1 कितना है, तो ये आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर। एक काम करो, इसको एक स्टेप को रहने देते इसको, तो इट इंप्लाइज B वेक्टर बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर, डायरेक्शन आ गई इधर, प्लस का
म्यू नॉट अपॉन, अच्छा यहां तो बैठेगा ही नहीं, प्लस का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर और डायरेक्शन आ गई इधर। क्या ये बात सही है? हाँ सर जी बात तो सही है। यार कुछ गलती हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है बार बार, अंदर से फीलिंग आ रही है मैं गलत कर रहा हूं कुछ तो भी। ओ गलती देखो, ये आर लिख दिया मैंने। हाँ चलो भाई इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूं अब यार। तो भैया देखो B1 बराबर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन, नॉर्थ पोल के कारण है तो ये NP की दूरी आएगी NP स्क्वायर, तो ये बनेगा भैया जी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन NP आएगी R माइनस L का होल स्क्वायर और डायरेक्शन इधर। ठीक है, एडजस्ट कर दिया मैंने इसको थोड़ा छोटा लिख के, और ऐसे ही इधर में भी करना पड़ेगा। तो ये आएगा B2 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आएगा m अपॉन साउथ पोल से P पॉइंट की दूरी का स्क्वायर, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, पता है क्या है, जैसे मैंने यहां पर m ही लिया है तो मैग्नीट्यूड वाइज कर सकता हूं। जैसे मान के चलो, देखो यहां पे क्या करते हैं हम लोग कि चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख के सिर्फ डायरेक्शन लगा देते हैं, और ऐसे ही मैं यहां पर भी लिख सकता हूं कि यार m अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर और डायरेक्शन ये वाली हो गई, ऐसा कर सकता हूं, या फिर मैं डायरेक्ट माइनस लगा दूं। जो भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मतलब मैं यहां पे इसको वेक्टर लिख दूं, इसको प्लस एम कर दूं, इसको वेक्टर लिख दूं, इसको माइनस एम लिख दूं, तो अपने आप सेट हो जाएगा। या फिर मैं दोनों को प्लस एम लिखूं और डायरेक्शन लिखूं, जो भी आपको करना हो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होगी। ठीक है, तो इनको वेक्टर ही लिख देता हूं। तो अब यहां पर जो मेरे से, अब देखो मुझे यहां पे आके गलती पता लगी, कैसे पता लगी देख पा रहे हो, मैंने देखा यार ये तो कट गया, जीरो हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये मुझे यहां आके पता लगी। तो कई बार ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। सो अब हम यहां पर लिखेंगे इट इंप्लाइज बी वेक्टर बराबर, तो क्या लिखूंगा, तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये डायरेक्शन इधर, प्लस का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये वाली डायरेक्शन इधर हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो यहां पर ये डायरेक्शन इधर आ रही है राइट साइड में, ये वाली लेफ्ट साइड में जो मैंने बनाई है, यस और नो। तो भैया डायरेक्शन के लिए साथ में चाहिए तो ब्रैकेट बना दो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा सेम डायरेक्शन में लाने के लिए, तो भैया मैं लिखूंगा इसको अगले पेज पे लेके जाता हूं। इट इंप्लाइज बी वेक्टर बराबर मैं लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसकी भी डायरेक्शन इधर आ गई। ठीक है, तो अब मैं बार बार अब वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्शन मैंने एक जैसी कर दी है, तो अब मैं वेक्टर ना भी लिखूं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अब आपको पता है कि भैया डायरेक्शन किधर आ रही है। ठीक है, यस और नो। चलो तो भैया ये बनेगा, अभी देखो क्या होगा, दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई कॉमन मिल रहा है, तो आपने म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई को लिया कॉमन, तो ये आएगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये इधर आएगा। अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बची है बेटा। चलो तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, अगेन एक चीज मैं भूल गया यहां पर, ये एरो लगाना, तो देखो क्या होगा, एलसीएम आप लोगे तो ये आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चल रही है इधर। सही बात है, यस और नो, यस और नो। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करके लिख रहा हूं, देखना क्या कर रहा हूं मैं,
इसको उठा के यहां पे लगा देता हूं, फिर मैं इस वाली लाइन को यहां से उठा के और आगे सरका देता हूं ऊपर की साइड में, तो क्या हो जाएगा देखो, आपको भी एक मतलब यहां पे काफी जगह बन जाएगी और कुछ नहीं है। कई बार पीपीटी पे करते हैं तो उसको उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखो, सो इट एम्प्लाइज बी वेक्टर बराबर, क्या है ना, एक स्टेप इसी पेज पे आ गया तो वो मेरे को ज्यादा फायदे का सौदा हो गया, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई। अब देखो, मैं इसे डिनोमिनेटर को अलग से देखूं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, और इस पूरे का नीचे का डिनोमिनेटर का स्क्वायर। भाई इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो मैंने ब्रैकेट लगा के इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को क्या मैं ए इंटू बी का स्क्वायर लिख सकता हूं, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को ए इंटू बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता। वही मैंने यहां पर किया है और कुछ भी नहीं है। नाउ आगे देखो, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR, सही है। फिर माइनस इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2LR, फिर पूरा ब्रैकेट क्लोज और डायरेक्शन इधर। स्टेप को ध्यान से देख लो भाई, स्टेप को ध्यान से देख लो, क्या यही स्टेप बन रहा है? हां सर जी, स्टेप तो यही बनना है। नाउ जब मैं इसको देखता हूं तो देखो, जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या होगा, ये वाला आर स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये और ये कटेगा, फिर ये और ये कटेगा, तो ये 2LR माइनस माइनस 2LR, तो कितना हो जाएगा, 4LR हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4LR। तो भैया यहां पर देखिए, इट एम्प्लाइज बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, ऊपर में क्या बच गया, 4LR बचा है। डिनोमिनेटर देखिए, अभी ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हां सर जी, तो मैं इसे लिख देता हूं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपनी साथ में एज इट इज चल रही है। ओके सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां पर हम करने वाले हैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट, तो यहां पर देखिए बी वेक्टर बराबर लिखा जा सकता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 4 से 4 काटना मत भाई, इतना एक्साइटमेंट अच्छा नहीं है। फिर मैं इसे लिख सकता हूं m, 4L को लिख सकता हूं 2L, और इसे लिख सकता हूं 2R अपॉन, ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। ऐसा क्यों लिखा है देखो, 4LR को, 4 को 2 इंटू 2, तो एक बार L के साथ एक बार R के साथ। ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है कि भैया वी नो m वेक्टर बराबर m12 वेक्टर होता है, यस और नो। और जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां होती है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, जो अपना है ना, बिल्कुल। अब यहां पर इसको आगे लेते हुए चलेंगे तो भैया देखो, ये m इंटू 12 को मैं m लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो भैया इट एम्प्लाइज बी वेक्टर बराबर आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द डायरेक्शन, एंड दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन। कोई दिक्कत? अब देखो, इस डायरेक्शन को मैच करो कहां पे, जहां पर मैंने ये बार मैग्नेट बनाई है,
तो ये डायरेक्शन राइट में आ रही है, मतलब यहां पर क्लियर है कि भैया जो बी नेट मिल रहा है, बी नेट की डायरेक्शन ये आ रही है। आ रही है क्या? हां सर जी आ रही है। साउथ टू नॉर्थ ही आ रही है क्या? हां सर जी आ रही है। मतलब यदि मैं इस डायग्राम को दोबारा यहां पर बनाऊं तो भैया देखो, ये है मेरे पास में नॉर्थ पोल, ये है मेरे पास में साउथ पोल, ये है सेंटर से ये वाली दूरी है आपके पास में आर, ठीक है। तो नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया इधर, साउथ पोल के कारण आया इधर, और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, क्या ये नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है? हाँ। अब देखो, यदि मैं यहां पर एक चीज और दे दूं कि भैया देखो, ये है आपका एल और ये है आपका एल, तो जो एम वेक्टर बनेगा दैट इज एम इंटू 12 वेक्टर, तो भैया एम वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर ही आ रही है। क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन सेम आ रही है? हां, यदि सेम आ रही है, मतलब इसका मतलब यह है कि हम लिख सकते हैं बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर, ये आएगा 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस एरो की जरूरत नहीं बची। बची क्या? नहीं। बची क्या? नहीं। यस और नो, यस और नो, नहीं बची ना? बस ये चीज बस मेरे को यहां पे बतलानी थी। अब यहां से आगे मैं पूरा मैग्नीट्यूड पे काम करूंगा, यस और नो, और बाद में जैसे वेक्टर की आवश्यकता होगी वैसे मैं यूज कर पाऊंगा। तो आप ये कह सकते हैं कि भैया, क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे आपका पहले भी आ चुका है, इज सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो सेम आ रही है किसके जैसे? जैसे कि नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, बराबर। तो डायरेक्शन का काम हमने निपटा लिया है। सो हमारे पास में यहां पर जो बी आने वाला है, तो यहां से हम वेक्टर को हटा देते हैं आराम से, और देखो कैसे लिखता हूं, ये वेक्टर को हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं और इसको एडजस्ट करके बस लिख देता हूं। तो हमारे पास में जो बी बनेगा, ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो हमेशा ऐसे ही याद रखने की कोशिश करें, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बन रहा है, देखो मेरा हमेशा से तरीका क्या रहा है पता है, कि मैं डायरेक्शन अलग से निकालता हूं और मैग्नीट्यूड पे ज्यादा फोकस करता हूं। हालांकि कई बार एग्जाम में वेक्टोरियल टर्म में भी पूछे जा सकते हैं, तो वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि मैं करवाते समय तो दोनों बता ही रहा हूं। अब समझो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें खास बात क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये डेटा ऐसा है कि जहां पर आपकी बार मैग्नेट की लेंथ भी सफिशिएंट है। लाइक जैसे मैंने मान लिया कि बार मैग्नेट है 4 सेंटीमीटर की, ठीक है, या 5 सेंटीमीटर की बार में, मतलब कि मान लो 4 सेंटीमीटर की बार मैग्नेट है और सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। समझना जरा, यहां पर मैं इस फॉर्मूले का उपयोग कब करना है, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक है। अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये सारी चीजें हैं यहां पर, एंड पोल स्ट्रेंथ, लाइक मैंने दे दिया 6 पॉइंट, नहीं जरूरत ही नहीं है, 5 एम्पियर मीटर
इज ऐसे कैसे बनाओ यार, वी हैव अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, पोल स्ट्रेंथ 5 एम्पियर मीटर। ठीक है, अब देखो यहां पर भी एक सवाल उठता है मन में, लेंथ कौन सी लेनी है। तो भैया मैं यहां पर जो लेंथ दे रहा हूं वो दे रहा हूं पहले से ही मैग्नेटिक लेंथ। यदि आपको ज्योमेट्रिक लेंथ दी होगी तो फिर उसमें भी दिक्कत होती है, मैग्नेटिक लेंथ ही हमारे काम की चीज होती है। पोल स्ट्रेंथ 5 एम्पियर मीटर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, अवे फ्रॉम सेंटर ऑन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ये मैंने सवाल मन से ही बना दिया। देखो यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, एक आध बार थोड़ा स्टेटमेंट बनाने में दिक्कत हो सकती है। तो भैया देखो b बराबर आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m, ये r है, ये r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, सही है ना। तो भैया ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसे लिख लीजिए 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 4 पाई और ये आएगा 2, और m को क्या लिख सकता हूं, m इंटू 12 मतलब 5 इंटू 12 मतलब ये पूरा डेटा आएगा, ध्यान रखना 4 सेंटीमीटर r। देखो ये 2 अलग है, ये आपका m निकला है, ध्यान रखना भैया ये आपका m निकला है। r क्या है, 5 सेंटीमीटर अपॉन r स्क्वायर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर माइनस l कितना है, l 4 नहीं है, l है 2, ये आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, और भैया जी ये पूरे का क्या करना है, स्क्वायर। अब इस डेटा को सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देगा। ठीक है, ये समझ में आया ये सवाल। अच्छा, नाउ इसी में आगे बढ़ रहे हैं कि भैया आप देखो, अब हमें ये रिजल्ट तो याद हो गया। क्या रिजल्ट याद हो गया कि b बराबर आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m r अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट याद हो गया। अब मैं बोलता हूं इफ r इज ग्रेटर देन l, या लिखा है r इज ग्रेटर देन 2l, या लिखा है फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट, मतलब बार मैग्नेट क्या है, छोटी है। तो उस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में आर स्क्वायर विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। तो भैया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर ही आएगा। सो देयरफॉर p बराबर जो बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m, और ये है r, और अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आएगा 2m अपॉन r क्यूब। क्या ये डिफिकल्ट है, याद करो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा है आपने, 2kp अपॉन आर क्यू लिखे होंगे आपने, 2kp अपॉन आर क्यू। तो k मतलब वही कांस्टेंट वाला, p मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाला, और ये आर क्यू वाला। और इसे यदि मैं वेक्टोरियली लिख देता हूं तो भैया b वेक्टर ऑन एक्सिस कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m वेक्टर 2m वेक्टर अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन वही आ रही है जो भैया मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है। तो ये शॉर्ट मैग्नेट के लिए, मतलब देखो ऐसा डेटा दिया है तो आपको इसी प्रकार से करना है। लेकिन यदि इस फॉर्मेट में दिया है, लाइक मेरे को सवाल दिया है सीधा सीधा, मेरे को सवाल दिया है मान लो सीधा सीधा, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड
10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ बार मैग्नेट, फ्रॉम अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इनके आंसर निकाल के रखने कमेंट सेक्शन में। 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो सब कुछ तो दे दिया भाई। सर इसमें लिखा नहीं है कि शॉर्ट है, नहीं लिखा है तो डेटा कॉमन सेंस लगाओ। एक तो आर दे रखा है और ये दे रखा है, तो भैया बी बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये कितना आएगा 2m अपॉन आर क्यूब। कहानी खत्म। तो b बराबर क्या बचेगा, ये आएगा 4 पाई 10 टू द पावर -7, ये आएगा 4 पाई, ये आएगा 2, m कितना दिया है 10, r कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 टू द पावर -2, और पावर क्यूब लगाओ, सॉल्व करो, आंसर। बताओ भैया क्या ऐसे सवाल में कोई परेशानी होने वाली है आपको, होगी क्या, नहीं। यस। नाउ मैं आगे बढ़ता हूं और यहां पर एक अगला टॉपिक, हमने बार मैग्नेट का सब कुछ एनालिसिस किया एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है। एक बार रिकॉलिंग करा देता हूं भाई, देखो मेरी आदत है बार बार रिकॉलिंग कराता हूं, कई बार नहीं भी कराता हूं, ऐसा भी है जब लगता है कि थोड़ा सा आसान टॉपिक है, या कई बार टॉपिक ज्यादा लेंथी होने के कारण। हमेशा देखो ये वाली लेंथ ही 2l लेनी है, मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। ये वाली दूरी हमारे पास में r है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m आएगा, ये r आएगा, ये आएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। वेक्टर में लिखोगे तो ये सेम ऐसे आएगा, और यदि मैं इसे शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए लिखूंगा तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए, ठीक है। यहां पर यहां से लेकर के ये है L और ये है L, ठीक है। जो काम का है सब कुछ मैंने यहां पर लिख दिया है, कोई दिक्कत होगी क्या, बोलो भाई। तो ये एक्सिस पर, ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, कहां कर रहा हूं, एक्सिस, एक्सियल पोजीशन। नाउ हम अब बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। लो भैया करो, कैसे करेंगे, क्या होगा, तो देखो ये आपने बना दी बार मैग्नेट, चलो भैया बार मैग्नेट, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये मैंने मान लिया है इसका सेंटर, तो भैया ये है L और ये भी है L। अब इक्वेटोरियल पोजीशन है, मतलब इस सेंटर से R दूरी पर यहां मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। यहां पर है आपका वो पॉइंट P जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे करूं, कहानी वही आएगी। अब देखना जरा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये पॉइंट मैंने मान लिया है P, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, ड्यू टू नॉर्थ पोल, तो भैया देखो मैं लिख देता हूं Bn कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डिस्टेंस, तो n से लेकर के P तक का होल स्क्वायर, सही है। अब यहां पर परेशानी क्या फंस गई बेटा, n से P, तो ये दूरी आएगी NP, कैसे निकालूं, राइट एंगल ट्राइंगल, देखो ये और ये है R, ये है L, तो ये कितना आएगा बेटा, अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये पॉइंट O, ये N और ये P, तो मतलब यहां पर NP जो आएगा वो अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगा, भाई सेंटर है ना ये O। फिर
मेन डेटा यदि मैं बात करूं यहां पर एन एस बराबर आएगा 2L, ओ एन बराबर ओ एस बराबर आएगा L, ओ पी बराबर है R, और एनपी इतना आएगा और सेम एनएस भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिमिलैरिटी बन रही है। यस और नो? आपने बोला ठीक है। अच्छा, तो सेम यहां पर भी होने तो वाला है। यस और नो? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? इसके कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा? आएगा या नहीं आएगा बताओ? सर जी बात तो सही कह रहे हो। अच्छा, कितने एंगल पे आएगा? तो मैं यदि यहां पर एंगल ले लेता हूं थीटा, तो क्या यहां पर भी ये वाला एंगल थीटा ही होगा? यस और नो? मान लिया मैं इसको नाम दे देता हूं B1, तो ये आ गया है B1। सही है? सो इट एम्प्लाइज B1 बराबर आपने लिख दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन एनपी है अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। तो भैया B1 आ चुका है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन रूट से ये कैंसल, तो ये आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सही है? ओके, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। नाउ अब मैं क्या करूंगा बताओ? अब मैं निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, बोलो फटाफट बोलो। अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, और वो होगा बेटा ड्यू टू साउथ पोल। चलो, तो सिमिलर चलने वाला है। मैं लिखूंगा B ड्यू टू S पोल, ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आएगा M और ये आएगा SP का स्क्वायर। ठीक है? अच्छा, इट एम्प्लाइज B, इसे 2 मान लेता हूं, तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन, देखो क्या यही डेटा आने वाला है अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यदि मैं इसे देखूंगा तो B2 आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन, ये आ रहा है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये तो दोनों सेम आ रहे हैं, हाँ तो आन दो। लेकिन अब ध्यान देना, B2 ये ऐसे ये P है, तो क्या B2 जो है वो इधर आएगा B2। अब बस, अब इन दोनों को कैसे जोड़े सर जी? नेट कैसे निकालें सर जी? ये हमारे सामने है सवाल। तो भैया जी देखो, इस B1 के बनेंगे 2 कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। तो ये आएगा B1 साइन थीटा और ये आ रहा है B1 कॉस थीटा। सही बात है? हाँ। अच्छा, B2 के भी 2 कंपोनेंट बनेंगे, लेकिन कैसे लूं वो समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो ये थीटा एंगल है, तो देखो ये वाली साइड है अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर वाली, है या नहीं? हाँ। तो क्या ये वाली भी दूरी उतनी है अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर? ये L है, मतलब ये एंगल यदि थीटा है तो क्या ये वाला एंगल थीटा आएगा? और ये थीटा आएगा तो जेड से क्या ये वाला एंगल भी थीटा ही बनेगा। हाँ, बस तो ये भी हमारा थीटा बन गया। तो भैया यहां से इसके 2 कंपोनेंट ले लो, तो एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। ये बनेगा B2 कॉस थीटा और ये वाला बनेगा B2 साइन थीटा। यस? हाँ। नाउ अब यहां पर देखो, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की जब मैं बात कर रहा हूं तो कैसे करूं? ये देखो, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो भैया ये तो आएगा B वेक्टर बराबर B1 वेक्टर प्लस का B2 वेक्टर। लेकिन हमने तो कंपोनेंट निकाल रखे हैं। हमने क्या कर रखे हैं? कंपोनेंट निकाल रखे हैं सर जी। हमने क्या निकाल रखे हैं? कंपोनेंट निकाल रखे हैं। यस और नो? तो मैंने बोला ठीक है, हमने बोला ठीक है।
अब या तो मेरे पास में देखो दो तरीके हैं, कंपोनेंट के बेसिस पे देखो, एंगल सेम है, B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा क्या करेंगे, कैंसल करेंगे क्या, देखो सेंस मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर, तो क्या मैं इसे B ले लूं, बिल्कुल। सो देयरफॉर B1 साइन थीटा बराबर B2 साइन थीटा, क्या ये कैंसल आउट हो जाएंगे, देखो यहां पर ये B1 साइन थीटा और ये B2 साइन थीटा आपस में क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या इधर बनेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल। तो भैया अब यहां पर आपको वेक्टर आना चाहिए थोड़ा सा, भाई देखो इधर बार बार कह रहा हूं, ये B1 का मैग्नीट्यूड है, ये B2 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम ही है ना, है या नहीं, तो हां, अब चूंकि सेम है तो भैया देखो ये B1 वाले का B1 साइन थीटा B2 साइन थीटा आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और B1 cos थीटा और B2 cos थीटा जुड़ के नेट मैग्नेटिक फील्ड देंगे क्या, हाँ, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P कितना आएगा, तो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा एट P वो कितना आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P वो आएगा B नेट बराबर B1 cos थीटा प्लस का B2 cos थीटा, जो कि जुड़ के भैया जी B नेट आ जाएगा 2B cos थीटा। अब cos थीटा और चाहिए, अब ये कहां से निकालें, आ जाओ भैया cos थीटा, इसी ट्राइंगल में देखो cos थीटा कितना आएगा, ये एंगल है हमारा थीटा, तो एडजेसेंट L अपॉन अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बस हो चला है काम। तो इट एम्प्लाइज नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है 2B कितना आएगा, ये B1 B2 वाले आएंगे, तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा कितना आएगा, ये निकाला है L अपॉन अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सही है, अरे सही है ना, बस तो काम हो चुका है। B नेट जो आपको मिल रहा है, एडजस्टमेंट करके लिखता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को एक साथ, M ये 2 को इधर लगा के 12 अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, देखो एक पावर एक है और इधर हाफ है, तो क्या ये 3/2 बनेगा, देखो मैं बार बार कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन का डेरिवेशन देखो बिल्कुल सेम मिल रहा है, यस और नो, वही चीज है, यस और नो, तो बस इट एम्प्लाइज मैं लिख सकता हूं B नेट बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आएगा M अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर द होल पावर 3/2, बस एक ही सवाल है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन के लिए क्या करूं, क्या आएगी डायरेक्शन, तो अब आप देखिए बेटा, ये आपने बनाई थी बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये वाला वो पॉइंट था O से, ये आपने L लिया था, ये भी आपने L लिया था, ये दूरी R ली थी, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, सर कैसे पता लगा, अरे भाई इधर ध्यान से देखो डायग्राम को, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा इधर आ रहे हैं, ये आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है, और जो M वेक्टर है M ये इस डायरेक्शन में है ना, साउथ टू नॉर्थ, तो इसे जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा भैया देयरफॉर B ऑन इक्वेटोरियल वेक्टर, ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस टाइम्स M वेक्टर अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर द होल पावर 3/2, याद रहेगा। और फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या हो जाएगा, शॉर्ट डाइपोल या मैग्नेट क्या लिख दूंगा मैं भैया, R ग्रेटर देन L, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर, सो यहां पर
बी इक्वेटोरियल जो बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस एम वेक्टर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर और होल पावर आ रही है 3/2। तो देखिए फिर से शानदार रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है। माइनस टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा याद। सर कितने याद करें, इसलिए मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ के रखना भैया। डिट्टो कॉपी चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, कुछ भी नया यहां पर नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? अच्छा, यदि मैं यहां पर कंपैरिजन करवाऊं या मैं कहूं रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एक्सियल पोजीशन फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट। तो क्या आएगा भैया, देखो बी एक्सिस वेक्टर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m वेक्टर अपॉन आर क्यू। और यही चीज आप यदि इक्वेटोरियल के लिए लिखोगे तो ये आएगा माइनस टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो इन दोनों से देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि भैया बी एक्सिस जो है वो -2 टाइम्स बी इक्वेटोरियल होता है और मैग्नीट्यूड वाइज 2 गुना होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। इन पे आपको सवाल यहां पर देखने को मिल सकते हैं। यस और नो, यस और नो, कोई दिक्कत होगी? अब एक लास्ट जनरल पॉइंट और करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट जनरल पॉइंट P R, थीटा। याद आ रहा है कुछ कुछ ऐसा किया हुआ है आप लोगों ने? सर ऐसी बातें ना बोला करो सर, हमें याद नहीं रहता है। ओके चलो कोई बात नहीं। देखो कहानी ये है कि ये है आपकी एक बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ये है आपका सेंटर O, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी L, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी L। मैंने यहां से R दूरी पर और ये मैंने एक्सिस बना दी, तो ये एंगल थीटा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो समझना बेटा, एम वेक्टर जो है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर। तो एम वेक्टर से भी एंगल कितना है? थीटा का ही एंगल है और डिस्टेंस क्या है? ये वाली दूरी R है। तो भैया जी देखो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है वो आने वाला है कुछ इधर बी वेक्टर, जो यहां से होगा अल्फा एंगल पर या फाई, जो भी लेना चाहो। एक्चुअली इसको करते कैसे हैं, वो 2 कंपोनेंट वगैरह निकाल के करते हैं, है ना। तो जो भी कंपोनेंट वगैरह निकाल के करना है आपको, तो भैया सीधा रिजल्ट याद रखना, बी एट आर थीटा आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम की 2m हाँ एम अपॉन आर क्यू अंडर द रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये याद आ रहा है क्या कुछ कुछ रिजल्ट? थोड़ा ज्यादा कॉर्नर घुस गया क्या? एक तो क्या ना फ्रेम से बाहर हो जाते हैं तुरंत, पता ही नहीं चलता है। ज्यादा कॉर्नर घुस गया क्या? ठीक है ना, दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। P एट आर थीटा पोजीशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यू 1 अंडर द रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। दैट्स इट, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करवाई है,
क्यों नहीं करवाइए? क्योंकि देखो कितने डेरिवेशन करेंगे भाई, डेरिवेशन कर करके पागल हो जाएंगे। यस और नो, यस और नो। अब एक्चुअली देखा जाए तो मैं यहां पे चाहूं तो रोक सकता हूं अपने आप को, लेकिन आपको यदि रिकॉल हो रहा हो तो आपने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में एक हेडिंग पढ़ी है, क्या पढ़ी है? अ सोलेनॉइड एक्ट्स एज एन मैग्नेटिक डाइपोल, याद आ रहा है? बस, तो एनसीईआरटी आपसे चाहती है कि भैया आप इसका उल्टा इस चैप्टर में आके पढ़ो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, और वो जो हेडिंग है वो क्या है कि बार मैग्नेट एज अ सोलेनॉइड। तो भैया इसी का हम डेरिवेशन एक सॉर्ट ऑफ करेंगे समझने की कोशिश करने के लिए। ये हमारे पास में है एक सोलेनॉइड, ठीक है, ये क्या होगा? इस सोलेनॉइड परिनलिका जिसे कहते हैं। तो भैया इसमें तो काफी हद तक नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ये, ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें से मैंने करंट आई फ्लो करवा दिया और ये है इसकी एक्सिस, ये है इसकी एक्सिस, ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चूंकि मुझे इसे बार मैग्नेट जैसा दिखलाना है तो मान के चलो यदि ये मेरे पास में बार मैग्नेट होती तो ये साउथ पोल होता, ये नॉर्थ पोल होता, ठीक है। तो मैंने क्या किया भैया जी, यहां पर ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, ठीक है, जैसे ही इसका जा रहा बिल्कुल वैसे ही समझना। क्या सोलेनॉइड बार मैग्नेट जैसा ही बिहेवियर दिखलाती है या नहीं दिखलाती है, यही हमारा पॉइंट है, इसी को हमको समझने की कोशिश करनी है। तो मैंने क्या किया भैया, ये जो है ना यहां से x दूरी पर जाकर के एक ले लिया सेगमेंट, ये जो मैंने सेगमेंट लिया है इसकी लेंथ है dx, और इस सेगमेंट के कारण इस सेंटर से यहां पर देखो, ये सेंटर से r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड में जानना चाहता हूं, कोई दिक्कत होगी क्या? सर दिक्कत तो हो सकती है, तो मैं क्या करता हूं, कुछ चीजें यहां पर ले लेता हूं कि भैया देखो ये जो है रेडियस है ए, ठीक है, ले ली, यहां से दूरी मैंने दे ही दी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके पास में ये जो सेगमेंट बचा है जिसकी मोटाई है dx, ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है dx, इसकी रेडियस कितनी है भैया, रेडियस है a से ये पॉइंट है p, जो कितनी दूरी पर है अभी, r माइनस कितना आ रहा है, r माइनस एक्स, तो ये r माइनस एक्स दूरी पर ये पॉइंट है। इस छोटे से सेगमेंट के कारण जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, देखो एक रिंग होती तो आप लिख रहे होते B बराबर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2, यस और नो, यही लिखते ना n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। तो भैया इसके कारण हम लिखते हैं डी बी बराबर म्यू नॉट एन डी एक्स, इतने में नंबर ऑफ टर्न्स, इतना जो सेगमेंट बनाया है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन डी एक्स हमने माना है, करंट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो भैया ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह यहां आएगा आर माइनस एक्स द होल स्क्वायर, और पावर आएगी 3/, ठीक है। इस छोटे से सेगमेंट के कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड है। तो भैया देखो, मैं यदि यहां पर देखूं तो भैया ये वाली दूरी भी मैं एल ले लेता हूं, ये वाली दूरी भी मैं एल ले लेता हूं, तो इस पूरी सॉलिनॉइड के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, बताओ कितना आएगा?
तो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, तो क्या आएगा, B बराबर आएगा इंटीग्रेशन dV। अब जरा यहां पर देखो क्या हो रहा है ना, आपको एक, ये मैंने सेंटर पोजीशन ली है, तो इसके इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव ले लूं क्या, लेना ही पड़ेगा भाई। देखो नंबर लाइन पे क्या होता है, ऐसे मैं खड़ा हूं तो लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव, मतलब मेरे लिए ये जो लेंथ है इधर की, ये यदि ओरिजिन है, यदि मेरे लिए ये ओरिजिन है, तो ये -L पॉइंट होगा, ये वाला +L पॉइंट होगा, होगा कि नहीं होगा, बस, क्योंकि दूरी तो L है ना, तो लिमिट यहां पे जो लगेगी वो लगेगी -L से +L तक। तो भैया सीधा सीधा निकालो, तो B बराबर आएगा इंटीग्रेशन -L से +L तक, और dB कितना आ रहा है, μ0 n dx I a स्क्वायर अपॉन 2, और ये आ रहा है a स्क्वायर प्लस का r माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, बस। अब कहानी ये है बेटा जी कि यदि मैं बहुत ज्यादा दूरी पर खड़ा हूं, कहानी ये है, देखो एनसीईआरटी में ऐसी तरह की चीजें होती है, इफ पॉइंट इज एट लार्ज डिस्टेंस, पॉइंट इज एट लार्ज डिस्टेंस, तो मैं r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिख सकता हूं r स्क्वायर। एनसीईआरटी कहती है भैया बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हम तो 10-15 स्टेप्स को एक साथ खाएंगे और ऐसे ही लगाएंगे, तो बस। सो देयरफॉर B बराबर आएगा इंटीग्रेशन -L से +L तक μ0 n dx I a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की होल पावर 3/2। इसे करो सॉल्व, कांस्टेंट चीजों को बाहर निकालो, तो भैया B बराबर लगभग सब कुछ ही कांस्टेंट है, μ n I a स्क्वायर अपॉन r क्यू कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेशन dx -L से +L तक, सही है, -L से +L तक, ये हमारे पास में बच रहा, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, μ0 n dx तो नहीं लिख दिया ना गलती से, I a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये आएगा x, लिमिट लगेगी -L से +L तक, सॉल्व करेंगे फटाफट, बहुत ही बोरिंग टाइप का डेरिवेशन लग रहा है ये, कोई बात नहीं, 2r क्यूब, तो ये आएगा L माइनस L, चलो, तो B बराबर आएगा μ0 n I a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, और ये आ रहा है 2L। ठीक है, अरे बोलो भाई यस और नो। तो अब जरा यहां पर देखो कुछ कटने सटने लायक है क्या, ठीक है, देखो स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, सो मैं इसे आगे एडजस्ट करता हूं, तो देखो n इंटू 12 को मैं लिख सकता हूं कैपिटल N, हाँ समझना, स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद रखो, और 12 क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, और कैपिटल N क्या है, मैंने चीजें ओरली बोली हुई हैं पहले भी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो देयरफॉर, अब देखो आप सोलेनॉइड में याद करो, सोलेनॉइड में आप क्या लिखते थे, स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन L लिखते थे ना, बस यहां पे 2L होता है, क्यों, लेंथ को 2L लिया गया है डेरिवेशन करने के हिसाब से, पार मैग्नेट से लिंकेज बनाने के हिसाब से। ठीक है, तो देयरफॉर B फिर कितना आएगा, ये आएगा μ0
NiA² अपॉन 2R³ है। अब NiA² m बराबर होता है NiA², तो देयरफॉर B कितना आएगा, म्यू नॉट M, सही है ना, अपॉन 2R³। अरे यार गलती हो गई मेरे से, सॉरी बेटा, एक स्टेप खा गया मैं। पाई पाई पाई, देखो क्या होता है ना, कई बार डेरिवेशन याद जैसे रहते हैं ना तो हमें दिक्कत हो जाती है। B बराबर म्यू नॉट NiA² अपॉन 2R³ है। मैंने पाई से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो भैया ये आएगा म्यू नॉट Ni पाई A² अपॉन 2πR³, सही है। अब देखो Ni, m बराबर क्या आएगा, m बराबर होता है I इंटू एरिया, तो m बराबर आएगा Ni पाई A², टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के बेसिस पर। नाउ सिंपल, देखो Ni पाई A² m हो जाएगा, तो B बराबर आएगा म्यू नॉट M अपॉन 2πR³। अगेन क्या कर रहा हूं, 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो B बराबर बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4π, और ये आएगा 2m अपॉन R³। एंड ये वही डेरिवेशन आ रहा है जैसा किसका आ रहा है, शॉर्ट बार मैग्नेट का, जो मैंने अभी निकाल के दिया है आपको। अब उसको बिना निकाले ये कैसे ला सकते हैं, ये खुद सोच लो आप। तो भैया यहां तो ऐसे ही चलता है, एनसीईआरटी है, क्योंकि क्या है ना, वो कहते कहीं का कंकर कहीं का रोरा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ऐसे ही एनसीईआरटी है। कहीं से 4 पन्ने उठा लिए, कहीं से 2 उठा लिए, ऐसे मिला के छाप छूप के एनसीईआरटी छप गई है तुम्हारी। तो अब आप मैच कर सकते हो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये एक शॉर्ट बार मैग्नेट का है या नहीं है, एट अ लार्ज डिस्टेंस R। तो बस, तो ये यहां पर मैच होता है। तो भैया देखो कई बार है ना, इसमें सवाल कैसे, देखो इसमें इतना सब करने के पीछे लॉजिक इतना ही है, सवाल बनेगा थियोरेटिकली कि एक सोलेनॉइड को हम इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट के इक्विवल मान सकते हैं। हाँ, क्योंकि तो आप लोगों को पता तो होता है कि बार मैग्नेट को बार मैग्नेट को, मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ, सोलेनॉइड को बार मैग्नेट और बार मैग्नेट को सोलेनॉइड, ये आपस में हम इसे ला सकते हैं। बस यही हमें यहां पर समझना था, और कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी चीज थी। एक बार मैग्नेट जो है वो एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव कर सकता है, और एक सोलेनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह आ रही है। डेरिवेशन से आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। काफी रिजल्ट हो गए हैं, रिजल्ट्स को रिक्वेस्ट है थोड़ा ध्यान से करना, और रिजल्ट हुए हैं, लेकिन सब कुछ वही है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आपने सीखा हुआ है। यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको अच्छे से आता है तो ये भी अच्छे से आएगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से करिए, कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए